सभी विद्यार्थियों का नगरीय भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। वर्तमान ऑनलाइन कक्षाओं के दौर में पिछली कक्षाओं में हमने नगरीय भूगोल के अध्ययन क्षेत्र, नगरीय भूगोल की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एमए फाइनल के अंतर्गत नगरीय भूगोल पेपर के नगरीय भूगोल के उद्देश्य, विषय वस्तु व उसके अध्ययन उपागम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्र अपने घर पर स्वस्थ होंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण प्रविधि के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जा रहे वीडियोस का अध्ययन कर अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं नगरीय भूगोल के उद्देश्य के बारे में, उसके विषय वस्तु व अध्ययन उपागम के बारे में। यह जो टॉपिक है ये आपके नेट में भी उतना ही लाभदायक है जितना आपके एमए फाइनल के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए, हम बात करते हैं नगरीय भूगोल के उद्देश्य के अंतर्गत, तो सबसे पहले आता है नगरीय भूगोलवेत्ता प्राथमिक रूप से नगर में उसके आंतरिक भाग से संबंधित सामान्यीकरण की खोज करता है। अर्थात नगरीय भूगोल का उद्देश्य क्या है? नगरीय भूगोल का उद्देश्य है कि भी नगरीय भूगोलवेत्ता जो है, जो नगरों का अध्ययन करते हैं, वो सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिकता के साथ नगर में उसके आंतरिक भाग से संबंधित जो सामान्यीकरण पाया जाता है, अर्थात उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में सामान्यीकरण की खोज करता है। इसलिए उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो नगरों के अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में सामान्य निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे हम ये कहेंगे कि नगर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें क्या डायरेक्शंस हैं, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, तो उस पर जब हम एक सामान्य निष्कर्ष की बात करते हैं तो ये हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा है नगर के विभिन्न पक्षों के बारे में प्राप्त सामान्य निष्कर्षों से हमारे नगरीय ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ भविष्य में किए जाने वाले नगरीय अध्ययन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अब जैसे नगर के जो विभिन्न पक्ष हैं, जैसे नगर में के विभिन्न पक्षों की बात करें तो कुछ पक्ष ऐसे हैं जहाँ केवल व्यापारिक क्षेत्र पाया जाता है। तो जो व्यापारिक क्षेत्र है उस व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिदिन प्रातः जैसे 10 बजे से लेकर सायंकाल 10 बजे के बीच में उपभोक्ताओं का आवागमन बहुत अधिक रहता है। तो वहाँ परिवहन के साधनों की उस समय दिन भर व्यस्तता अधिक रहने से भीड़-भाड़ और पार्किंग की समस्या हो सकती है। तो जब हम व्यावहारिक धरातल पर उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं और हमें हमारे नगरीय ज्ञान में वृद्धि होती है कि हम किसी एक पक्ष को लेकर, तो जो भविष्य में हम कोई नगरीय अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए वह व्यावहारिक ज्ञान या व्यावहारिक समस्या जो है वो हमारा मार्गदर्शन करती है और हम इसी से आगे बढ़कर इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष आता है उस नियोजन की ओर बढ़ते हैं तथा नवीन जो नगरों के निर्माण है उसमें पूर्व स्थापित नगरों में आने वाली समस्याएं नवीन नगरों में नहीं आए, उसके लिए हम एक नियोजन पक्ष पर ध्यान देते हैं। और उस नियोजन पक्ष में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह संतुलित नगरीय भूमि उपयोग व नियोजित नगरीकरण से नगरीय समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। अब संतुलित नगरीय भूमि उपयोग से तात्पर्य है कि जब भी आप कोई नगरीय क्षेत्र में एक नई कॉलोनी या नया निवास क्षेत्र डेवलप करते हैं तो हम वहाँ पहले से प्लान करके रखते हैं कि एक विद्यालय की स्थान रिजर्व होगा, एक हॉस्पिटल के लिए जगह रिजर्व होगी, निवासरत जन समूह के आमोद प्रमोद के लिए एक पार्क की व्यवस्था होगी, उनको मूलभूत सुविधाएं या जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है आयोजित करने के लिए एक कम्युनिटी हॉल जिसको हम सामुदायिक भवन कहते हैं उसकी आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जब हम इन सारी चीज़ों का ड्रॉ पहले से ही कर लेते हैं उस कॉलोनी के या उस नगरीय क्षेत्र के विकास से पूर्व, तो यह पक्ष हमारा नियोजन पक्ष कहलाता है, जिससे कि जब वह क्षेत्र विकसित हो जाए तो वहाँ निवासरत व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस ना हो। नगरीय प्रतिरूप व समस्याओं से हमें भूमि उपयोग के व्यावहारिक उपयोग के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है।
हम ये देखते हैं कि जब हम नगरीय प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का भूमि उपयोग कैसा है। वो उस संपूर्ण नगर की किस दिशा में औद्योगिक केंद्रों का संकेंद्रण है, किस दिशा में व्यापारिक केंद्रों का संकेंद्रण है, किस दिशा में प्रशासनिक कार्यालयों का संकेंद्रण है और किस स्थान पर या किस दिशा में हमें सामान्य रूप से एक बस्ती प्रारूप जो केवल अधिवास क्षेत्र है वह मिलता है। इन सब का हम व्यवहारिक उपयोग के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ नगर के स्थानिक वितरण प्रतिरूप के अध्ययन के साथ नगर के प्रभाव प्रदेशों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। जैसे कोई भी नगर है, मान लीजिए हम किसी नगर का उदाहरण लेते हैं और हम जैसे भीलवाड़ा का ही उदाहरण लेकर बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भीलवाड़ा नगर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके साथ-साथ हम उसके प्रभाव प्रदेश से तात्पर्य कि भीलवाड़ा के जो औद्योगिक केंद्र हैं, भीलवाड़ा के जो व्यापारिक बिंदु हैं, वो कितनी दूरी तक अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें कि भीलवाड़ा से तो 50 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुरा, गंगापुर, मांडलगढ़ ये जो कस्बे हैं, इन कस्बों में निवासरत व्यक्ति भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भीलवाड़ा कि नगरीय केंद्र की ओर घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो हमें उसके साथ-साथ उसके प्रभाव प्रदेश का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। जैसे-जैसे किसी कार्य की प्रकृति होती जाती है, वैसे-वैसे उस नगर में उपलब्ध उच्च कार्य का प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर किसी नगर में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो उसका प्रभाव क्षेत्र अधिक होगा। अगर किसी स्थान पर केवल महाविद्यालय है, तो उसका प्रभाव क्षेत्र यूनिवर्सिटी की तुलना में कम होगा। तो हमें जब नगरीय भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो इन सभी पक्षों का भी हमें अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब आता है हम नगरीय भूगोल की विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। जब हम नगरीय भूगोल की विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं तो आप देखिए नगरीय भूगोल की विषय वस्तु को हम सामान्य रूप से किन-किन भागों में विभाजित करते हैं। तो 4 मुख्य वर्गों में हम विभाजित करते हैं। एक होती है संरचना। संरचना को हम 3 भागों में भौतिक संरचना, कार्यात्मक संरचना और जनांकीय संरचना में विभाजित करते हैं। दूसरा होता है स्थानिक संबंध, नगरीकरण और नियोजन। इस प्रकार हम नगरीय भूगोल की विषय वस्तु को 4 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। 4 डिवाइडेशन हम करते हैं। सबसे पहला संरचना। संरचना में जो आता है बसाव स्थान और स्थिति का हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। क्योंकि कोई भी नगर किसी भी भूमि पर जब वो विकसित होना प्रारंभ होता है, तो उसके लिए पहले बसाव स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रथम फर्स्ट जो स्टेज है वो है बसाव स्थान और बसाव स्थान के बाद अब आती है स्थिति। इनका हम अगले वीडियो में बिल्कुल डिफरेंटली अध्ययन करेंगे। उसके साथ-साथ उस नगर के ऐतिहासिक विकास यात्रा का भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अयोध्या है तो अ, उसका विकास काफ़ी प्राचीन काल से हुआ, कितनी बार उसने समय के विभिन्न जो परिवर्तन है वो सहन किए, आज भी वो अस्तित्व में है, तो उसका ऐतिहासिक विकास कैसा है? लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वह इतना ऐतिहासिक विकास की स्थिति में अयोध्या की तुलना में नहीं है। प्रभावशाली कारक कौन-कौन से हैं किसी भी वो नगर के विकास में? तो प्रभावशाली कारक में अगर हम बात करें जैसे दिल्ली है, इसको प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और इंद्रप्रस्थ का जो निर्माण हुआ था वो एक महाभारत कालीन परिवेश में जो राजतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत बँटवारे के क्रम में हुआ था। तो एक प्रभावशाली कारक उस स्थान पर क्या काम कर रहा है, वर्तमान में कौन-सा प्रभावशाली कारक काम कर रहा है कि वह नगर निरंतर प्रगति की ओर है। तो जैसे दिल्ली की हम बात करें तो वो राजधानी नगर है, तो राजधानी नगर के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली कारक है। प्रत्येक व्यक्ति राजधानी में निवास करना पसंद करता है, उसका कारण है वहाँ सारी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ उच्च स्तर की सभी सेवाएँ मिलती है, तो एक प्रभावशाली कारक के रूप में राजधानी नगर है। मुंबई की बात करें तो वहाँ एक आर्थिक राजधानी के रूप में, तो वहाँ आर्थिक संपन्नता को अगर कोई व्यक्ति कारक बनाकर मूव करता है, तो प्रत्येक नगर के लिए कोई प्रभावशाली कारक अलग-अलग हो सकता है। विन्यास व स्वरूप तथा उस नगर के विकास की जो भौतिक सीमाएँ हैं, जैसे जयपुर में बात करेंगे कि किसी डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं, तो पहाड़ी क्रम आने के बाद उस भाग की ओर उस नगर का विस्तार रुक जाता है। तो ये उसके लिए सीमा भौतिक सीमा के रूप में काम करेगा। दूसरा आता है कार्यात्मक। कार्यात्मक में हम बात करते हैं कि उस नगर के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं। कार्यात्मक विशेषीकरण
की बात करेंगे। जैसे प्रमुख कार्य और कार्यात्मक विशेषीकरण की हम बात करते हैं तो जैसे आप अगर भीलवाड़ा का उदाहरण लें तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है था, तो वहाँ एक कार्यात्मक विशेषीकरण है कि वहाँ जो है कपड़ा मिलों की मात्रा सबसे अधिक है, अधिकांश जनसमूह है उन कपड़ा मिलों के साथ अपना रोजगार प्राप्त करता है, तो एक विशेष पहचान के रूप में वह जाना जाता है। वहाँ का भूमि उपयोग कैसा है? भूमि उपयोग से संबंधित है कि वो जिस एरिया में नगर का विकास है, उसमें किस-किस एरिया में किस-किस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, उसका हम बाइफरकेट विभाजन करके अध्ययन करते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरूप की हम बात करते हैं, जैसे किसी नगर में पहले जैसे जो विकास की दिशा थी, वो अगर मान ली दक्षिण की ओर थी, लेकिन वर्तमान में हम पाते हैं अगर किसी नगर का अध्ययन करते हुए कि उसमें उत्तर की ओर विस्तार अधिक हो रहा है, तो ऐसा कौन-सा कारक था कि उसका दक्षिण में विस्तार रोककर उत्तर की ओर विस्तार बढ़ गया? तो ये परिवर्तनशील प्रतिरूप के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे अगर भीलवाड़ा में देखें तो सांगानेर के पास मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अब भविष्य में उसका जो विस्तार है, वह सांगानेर से आगे मेडिकल कॉलेज की भूमि के समीपवर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, वहाँ का भूमि मूल्य ऊँचा हो जाएगा। तो शक्तियाँ कौन-कौन से काम करती है, तो एक शक्ति के रूप में मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई जिस बिंदु पर, अब उस वह भविष्य में जनसमूह को उस ओर आकर्षित करेगा। तो ये एक शक्ति के रूप में काम करेगा। जनांकीय कारक की बात करें तो वो नगर की वृद्धि, उसका वितरण, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संगठन कैसा है, प्रवास परिवर्तन किस रूप में है, क्या वह नगर ग्रामीण क्षेत्र से अपने नगर की ओर जनसंख्या को आकर्षित कर रहा है, अगर आकर्षित करता है तो वहाँ प्रवेशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्रवास परिवर्तन भी हमें दिखाई देता है उसका। तो इसलिए नगरीय भूगोल की विषय वस्तु में संरचना की बात करें तो हमें भौतिक, कार्यात्मक और जनांकीय के तीनों रूपों में इन सभी का नगरीय भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। स्थानिक संबंध की अगर हम बात करें तो देखिए नगरों का वितरण प्रतिरूप कैसा है, तो जैसे कोई राज्य या कोई भूमि है, उसके संदर्भ में हम ये बात करते हैं कि जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो आकार है और विस्तार के संदर्भ में हम बात करेंगे तो होता क्या है, आप देखिए ये अगर हम इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होगा कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर ये 4 मुख्य जिले हैं, लेकिन यहाँ नगरों का इतना अधिक संकेंद्रण केवल इन जिला मुख्यालय के अलावा अन्य स्थान पर नहीं हुआ है। तो नगरों का वितरण प्रतिरूप कैसा है? लेकिन अगर हम इस ओर देखें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, तो इन नगरों के मध्य की जो दूरी है वह भरतपुर, अलवर अलवर इस रीजन की हम बात करें इस रीजन में, तो इस रीजन में मुख्य रूप से नगरों के मध्य की दूरी कम हो जाती है। तो लगभग 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर औसत दूरी पर भी हमें एक नगर मिल जाता है। तो ये नगर के वितरण प्रतिरूप की हम यहाँ स्थानिक संबंध की बात करेंगे। नगरों के वर्गीकरण, उनकी कैटेगरीज हम करते हैं, जैसे वो नगर कितनी जनसंख्या समूह को, तो जनसंख्या के आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण करते हैं। प्रथम श्रेणी के नगर हैं, द्वितीय श्रेणी के नगर हैं, तृतीय श्रेणी के नगर हैं, चतुर्थ श्रेणी के नगर हैं, पंचम श्रेणी के नगर हैं। तो 6 हम ऐसे श्रेणी वर्गीकरण करते हैं नगर का। इसके अलावा हम नगरों का वर्गीकरण अन्य आधारों पर भी करते हैं, जैसे राजधानी नगर है, कोई शैक्षिक नगर है जहाँ शैक्षिक कार्यों की ही प्रधानता होती है, कोई औद्योगिक नगर है जहाँ उद्योग की प्रधानता होती है, तो औद्योगिक नगर है। तो वर्गीकरण के भी हमें अलग-अलग आधार बनाते हैं। आकार की बात करें जनसंख्या के संदर्भ में कि जैसे 1 लाख की है, 5 लाख से की जनसंख्या के जो नगर हैं उनको हम एक आकार में ले लेंगे। तो हम आकार के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण करते हैं। श्रेणी निर्धारित करते हैं उसी आधार पर, उनका पदानुक्रम निर्धारित करते हैं, अर्थात उनकी वरिष्ठता निर्धारित करते हैं। जो सबसे बड़ी समूह है जनसंख्या का, वो पदानुक्रम में प्रथम स्थान पर होगा। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में या किसी भूभाग में कुल 10 नगर हैं और 10 नगर में एक नगर की जनसंख्या 8,70,000 है और वह सबसे अधिक है, तो वह उस भूभाग में 8,70,000 की जो जनसंख्या वाला नगर है, वह उस क्षेत्र के पदानुक्रम में प्रथम स्थान पर होगा। 8,50,000 की जनसंख्या वाला पदानुक्रम में द्वितीय स्थान पर होगा। 8,30,000 वाला तृतीय स्थान पर होगा। तो हम जनसंख्या के आधार पर हम उसका पदानुक्रम भी निर्धारित कर सकते हैं। सेवा केंद्रों का निर्धारण करते हैं, प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करते हैं,
तो जैसे-जैसे कोई नगर उच्च स्तर की सेवाएँ देगा, उसका प्रभाव क्षेत्र उतना ही उच्च होगा और जैसे-जैसे सेवा की प्रकृति छोटी होती जाएगी, प्रभाव क्षेत्र भी उसका छोटा होता जाएगा। अब आता है नगरीकरण। नगरीकरण एक संकल्पना है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में बदलाव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नगरीकरण क्या है? एक प्रोसेस है और संकल्पना है। प्रोसेस इस सेंस में कि जब कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से नगर में निवास करने के लिए आता है, तो आसानी से वो अपनी ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवहार, क्रियाविधियाँ हैं, उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। लेकिन समय के साथ-साथ, धीरे-धीरे समय के साथ-साथ वह उन ग्रामीण क्षेत्र की जो उसकी व्यवहार था, उसमें वो बदलाव करता है। धीरे-धीरे उसमें भाषागत विशेषता आती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि जब वो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत था, तब उसमें एक सामूहिकता की भावना थी और एक बाहर स्थान पर बैठकर समूह के साथ चर्चा करने की उसकी का नेचर में एक गुण था। जब वो नगर में आता है, तो प्रारंभिक 2, 3, 4 वर्षों तक उसमें वह इस गुण को छोड़ नहीं पाता है। लेकिन जब समय के साथ वो उस नगर में 10 साल, 12 साल रहता है, तो धीरे-धीरे वह समूह में बैठना अ, चर्चा करना, उन गतिविधियों से अलग होकर अपने घर के अंदर कैद हो जाना, एकाकीपन में परिवर्तित हो जाना, ये एक बदलाव आता है। तो प्रक्रिया और संकल्पना है, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व स्थान की जो सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता है उसको छोड़कर नई सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता में उनको अपना लेता है। विकास की बात करेंगे कि किस प्रक्रिया के दौरान वह नगरीकरण की विकास प्रक्रिया में जाता है। नगरीकरण के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे जब हम किसी स्थान पर निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नगर में आते हैं तो पहले हो सकता है आपके पास भूमि मूल्य इतना ऊँचा होता है कि आप नगर में भवन मकान खरीदने के में सक्षम नहीं है, तो हम किराए के मकान में रहते हैं। जब किराए के मकान में रहते-रहते आप वहाँ नगर से धनार्जन करते हैं और एक अपना स्वयं का मकान खरीद लेते हैं। उसके बाद आप वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाविधियों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो उस वहाँ समय के साथ ये देखना होता है वहाँ की कौन-सा कारक ऐसा प्रभावशाली होता है कि व्यक्ति अपने नेचर में अपनी सांस्कृतिक भिन्नता में बदलाव ले आता है और नई चीज़ें जैसे प्रक्षेप का मतलब यहाँ हम इस सेंस में लेंगे कि उस पर एक नया आवरण छा जाता है और वह अपने क्रियाविधियों में बदलाव ले लेता है। नियोजन जो है उससे संदर्भ में कि जो वर्तमान नगर है उन पे जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है, नगरों का विस्तार तीव्रता के साथ हो रहा है। तो जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगर की ओर प्रस्थान करेंगे, नगर पर जन दबाव अत्यधिक होगा, जन दबाव अत्यधिक होगा तो वहाँ की जो कार्यकारी एजेंसीज़ हैं, उनको भी आम जन को सुविधाएँ देने पर अत्यधिक दबाव महसूस होगा, तो जन दबाव व सुविधाएँ उपलब्ध कराने में समय लगता है। और जब अत्यधिक जन संकेंद्रण की गति के साथ-साथ हम अगर जन समूह को सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो जो निम्न आय वर्ग समूह है, वो ऐसी भूमि पर या ऐसे मकानों में किराए पर रहना पसंद करता है, जो कम भूमि मूल्य युक्त हो, कम किराया युक्त हो। वहाँ उन्हें जो मकान मालिक हैं, वो कम किराया होने के कारण मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराते हैं और हमारी जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा भी उतनी सिस्टमैटिक सुविधाएँ नहीं दी जाती। धीरे-धीरे वह क्षेत्र एक गंदी बस्ती में बदलता जाता है, स्लम्स में बदलता जाता है, जिससे सीधा-सीधा प्रभाव होता है पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। इसलिए हमें नगरों के विकास के साथ-साथ उस जन दबाव और वहाँ सुविधाएँ भी निरंतर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना पड़ता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहे। तो ये नगर नियोजन और प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में हमें एक राज्य के रूप में इन सारी चीज़ों को हम नगरीय भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अध्ययन उपागम की हम बात करें तो नगरीय अध्ययनों में क्रमबद्ध व प्रादेशिक दोनों ही उपागम हमें देखने को मिलते हैं या में की जगह क्रमबद्ध व प्रादेशिक दोनों ही उपागम होते हैं। नगरीय भूगोल में वर्तमान समय में हम जो उपागम देखते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपागम है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम से तात्पर्य ये है कि यहाँ इसमें नगरों की उत्पत्ति व विकास का हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं। जैसे ऐतिहासिक अध्ययन की बात हम इस टाइप में करें कि जैसे मोहनजोदड़ो नगर था,
तो कब बना? सिंधु घाटी सभ्यता के समय बना। अब हम अगर मान लें जैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ के नगर का अध्ययन करना चाहें तो हम उस चित्तौड़ के निर्माण के समय की चित्रांगद मौर्य ने उसका निर्माण कराया था, किस काल में करवाया था, वहीं से हम उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो ये जो उपागम है, ये ऐतिहासिक उपागम कहलाता है कि हम उस नगर की उत्पत्ति व विकास का ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करते हैं और उसे हम उत्पत्ति मूलक उपागम भी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि उस समय हुआ, फला व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया, चित्रांगद मौर्य ने, तो इसका मतलब हम क्या जा रहे हैं? उत्पत्ति मूलक उपागम की ओर जा रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसका उपागम का प्रयोग किया था अपनी पुस्तक नगरीय भूगोल में। दूसरा है प्रतीक अध्ययन उपागम। इस प्रतीक अध्ययन उपागम में एक नगर या किसी क्षेत्र के नगरों के सभी पक्षों को लेकर अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रतीक अध्ययन उपागम में लेके एक नगर लिया, जैसे हमने एक नगर का उदाहरण लिया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में हमने प्रतीक के लिए रूप में क्या करा? एक पहले मिल थी जिसको जो प्राचीन का जिसके नाम से ही भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता था, उसका नाम था मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। अब तो वो समाप्त हो गई है, लेकिन आज भी उसके प्रतीक के रूप में है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं और किसी व्यक्ति से कहते हैं कहाँ भीलवाड़ा से, तो क्या अच्छा वो मेवाड़ मिल वाला भीलवाड़ा, तो इसका सेंस क्या है कि वो प्रतीक के रूप में उस नगर के लिए हो गया, तो हम उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। तो एक नगर या किसी क्षेत्र में नगरों के सभी पक्षों को लेकर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो अधिकांश जो नगर हैं उनके प्रारंभिक नगरीय अध्ययनों में व्यक्तिगत नगर का अध्ययन अधिक किया गया था, इसलिए इसे व्यक्तिगत नगरों का क्रमबद्ध उपागम भी कहा जाता है। तीसरा उपागम है तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम। इसमें धरातल के सभी नगरों व किसी प्रदेश के नगरों की तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और एक सामान्यीकरण की खोज की जाती है। इसके उपयोगकर्ता में आपको ध्यान रखना है, स्मेल्स, मर्फी और गार्नियर थे। इसे मंडलीय या प्रणाली उपागम भी कहा जाता है। मंडलीय या प्रणाली उपागम भी हम कहते हैं। मंडलीय या प्रणाली उपागम किस सेंस में हम कहते हैं कि देखिए जैसे एक धरातल के सभी नगर हैं, तो अगर हम आप कोई राज्य की बात करें, जैसे हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान में के जो सभी मुख्य नगर हैं, उन सभी नगरों का अध्ययन की बात करते हैं हम। जैसे हम लेते हैं ये संपूर्ण राजस्थान की बात करें और राजस्थान में हम बात करें कि जैसे जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर, इन सभी नगरों का हम बात, इधर हम कोटा की बात कर लेते हैं, झालावाड़ की बात कर लेते हैं। ये जो नगर है, तो धरातल के सभी नगरों का, अब जैसे आप क्या आप जयपुर की तुलना करते हैं जैसे अलवर से, आप भीलवाड़ा की तुलना करना चाहें और भीलवाड़ा की तुलना आप किससे करेंगे? तो भीलवाड़ा की तुलना आप जैसे करते हैं आप कोटा से। अब ये इनका जब हम अध्ययन करेंगे तो एक तुलनात्मक है, भीलवाड़ा टेक्सटाइल के रूप में, कोटा टेक्सटाइल के रूप में नहीं, कोटा एक शैक्षिक नगरी के रूप में। तो जब हम नगरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम वो उपागम कहलाता है तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम। कार्यात्मक उपागम, इसके अंतर्गत नगर के आर्थिक आधार पर कार्यात्मक आकृति की दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात नगर के आर्थिक आधार पर, नगरों के आर्थिक आधार पर उसके कार्यात्मक आकार की दोनों ही पक्षों का हम अध्ययन करते हैं और नगर में सेवा केंद्र की भूमिका का अध्ययन प्रमुखता से किया जाता है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे भीलवाड़ा का उदाहरण लेंगे तो आप एक बार कहेंगे टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ का एक कार्यात्मक आकार की क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम कोटा की बात करें तो वो एक शैक्षिक नगरी के रूप में जानी जाती है, और जब हम शैक्षिक नगरी की बात करेंगे तो वहाँ का कार्यात्मक आधार क्या हो गया? शैक्षिक आधार हो गया। अगर हम जयपुर की बात करेंगे तो वह एक राजधानी नगर, कैपिटल सिटी के रूप में है, तो उसकी कार्यात्मक आकार की क्या है? एक कैपिटल सिटी के रूप में। सैद्धांतिक और सांख्यिकीय उपागम, इसके अंतर्गत नगरीय भूगोल विषयक संकल्पना में हम सिद्धांत मॉडल बनाकर उनको नगरों पर लागू करते हुए परीक्षण करते हैं। जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे हमने एक मॉडल बनाया, अलग अलग एक केंद्र बनाए कि ये हमारा साहब क्या है? सीबीडी है, जो बिल्कुल मध्य का भाग है, इसको केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र हमने कहा। उसके बाद हम कहते हैं साहब ये जो भीतरी भाग है, इसमें निम्न आवास वर्ग के का समूह निवास करते रहते हैं, तो निम्न आवास समूह निवास रहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक निम्न आवास समूह का क्षेत्र हो गया। उसके बाद हमने कहा कि ये मध्यम आवासीय क्षेत्र है। उसके बाद हमने कहा ये उच्च आवासीय क्षेत्र है। हम कहेंगे साहब ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो इसी नगर से थोड़ी सी दूरी पर है। तो ये जब हम करते हैं और इसे एक सिद्धांत या मॉडल बनाकर उसको हम किसी और स्थान पर लागू करके देखते हैं कि क्या प्रत्येक नगर के मध्य में हमें सीबीडी मिलता है या नहीं मिलता है, किसी नगर में सीबीडी बाहर तो नहीं है। इन सभी तत्वों का जब हम अध्ययन करते हैं और सामान्य निष्कर्ष को ज्ञात करते हुए उनका परिमाणात्मक विश्लेषण करते हैं,
तो ये विधि सैद्धांतिक और सांख्यिकी उपागम कहलाती है और वर्तमान समय में इस प्रविधि का सबसे प्रमुखता के साथ उपयोग किया जा रहा है। व्यवहारिक उपागम अगला, इसके अंतर्गत क्षेत्र अध्ययन पर बल दिया जाता है, अर्थात इसमें प्रैक्टिकली जो भूगोलवेत्ता अध्ययन करना चाहता है उसको पहले उस नगर में पूरा घूम कर उस नगर के प्रत्येक स्थान को अपनी आंखों से देखकर उसके बाद वहाँ का व्यवहारिक अध्ययन करते हुए नगरीय ज्ञान में वृद्धि करता है वह, तथा अपने सामान्य निष्कर्ष निकालता है। ये व्यवहारिक उपागम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक आर्थिक उपागम, इसमें 1970 के बाद से ये प्रारंभ हुआ था। नगरों के आंतरिक भाग की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का गहन अध्ययन करते हुए उपयोग इनके समाधान हेतु संस्तुति प्रदान करने में राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का विकास हुआ है। जैसे हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और वह कमेटी विभिन्न प्रकार की के नगर के बिंदुओं का अलग-अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करें और उस नगर के विकास के लिए अपने सुझाव दें। तो ये जो चीज़ है उसके बाद उसको जो वहाँ की राजनीतिक इकाई है वह इकाई स्वीकार करे और वह इकाई उस पर काम करे। जैसे यूआईटी हो गया, आपका नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं जब सामाजिक और आर्थिक आधार पर किसी क्षेत्र का, उस नगर के किसी क्षेत्र का अध्ययन अवलोकन करती है और उसके लिए समाधान के लिए एक नया रोड मैप या प्लान तैयार करती है, तो वह कहलाता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।